हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि। आज हम बात करने जा रहे हैं सार्क और सार्क के उद्देश्य के बारे में। दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना एवं उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, यह इसका एक उद्देश्य है। और इस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना और सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करना तथा उनकी क्षमताओं को आकलन करना। यानी कि सभी जो एक समाज में रहने वाले, एक देश में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनके आर्थिक वृद्धि हो, उनका सामाजिक प्रगति हो और उनकी सांस्कृतिक विकास हो सके और उसमें तेज़ी लाना और प्रत्येक व्यक्ति अपने सम्मानपूर्वक, गरिमापूर्वक जीवन जी सके, ऐसा माहौल बनाना, प्रदान करना। और ताकि और सभी की क्षमताओं का आकलन करना कि किसकी क्षमताएं क्या हैं, कौन क्या कर सकता है, कौन कितना आगे तक बढ़ सकता है, उसको उस चीज़ का मौका देना। दक्षिण एशिया के देशों के मध्य सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना एवं उसे मजबूत करना। जो इसके सदस्य देश हैं उसमें उनकी आत्मनिर्भरता, यानी कि हर देश अपने आप में एक इंडिपेंडेंस हर मामले में हो सके। इकोनॉमिक हो, चाहे सोशल इश्यूज़ हों, चाहे एजुकेशन हो, हर एक मुद्दे में हर एक देश आत्मनिर्भर बन सके, उसको बढ़ावा और मजबूती प्रदान करना। एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन, आपसी विश्वास और समझ को बढ़ावा देना। अब ऐसा नहीं है कि हमने एक संगठन तो बना लिया और हमें विश्वास ही नहीं है, एक संगठन के एक सदस्य का दूसरे सदस्य के ऊपर विश्वास ही ना हो तो उस संगठन की आगे भविष्य ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। हम आपसी विश्वास और आपसी सहयोग को बढ़ावा दें, वह हमारे लिए और उस संगठन के लिए भी उतना ही अच्छा होता है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग एवं सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित करना। वही हमने जो काम पढ़े हैं इसके, वही काम जो करता है वही काम इसके उद्देश्य हैं, कि इसके उद्देश्य जो हैं वह इसके काम हैं। और अन्य विकसित देशों के साथ सहयोग को मजबूत बनाना। हमने देखा कि इसके पर्यवेक्षक देश जो हैं ज़्यादातर विकसित राष्ट्र हैं, तो उनके साथ इन्होंने अपने रिश्ते बनाए हैं, इस संगठन ने अपने रिश्ते बनाए हैं जिससे कि इन सभी सदस्य देशों को लाभ होगा, तो उसको और बढ़ावा देना। ऐसा नहीं है कि हमने एक संगठन तो बना लिया तो हम दुनिया से सबसे अलग हैं, हम जी बस 8 सदस्य देश हैं तो 8 सदस्य देश ही आपस में सब कुछ करेंगे और किसी की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं है। दुनिया में प्रत्येक देश को दूसरे देश की आवश्यकता है, चाहे वह देश छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो। समान हितों के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपसी सहयोग को मजबूत बनाना। अब हर देश में कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं, कुछ ना कुछ सामान जरूर होता है, तो उस सामान्य को और बढ़ावा देना और उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच प्रदान करना और उसको बढ़ावा देना कि हाँ देखो, हम तो साथ हैं, हम तो समान हैं, हमारे में ये समानताएं हैं। तो जिससे कि दुनिया को आपका संगठन एकीकृत और एक एकता का प्रतीक और एक मजबूत संगठन के रूप में सामने आएगा दुनिया के। अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों के साथ समान उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के साथ सहयोग करना, ये पढ़ लिया हमने। फिर इसके प्रमुख अंग, अब कोई भी संगठन बना है वह संगठन मात्र बना देने से अपने आप काम तो नहीं करता है, उसके लिए हमें पूरा ढांचा, एक पूरी कार्यप्रणाली, एक पूरा ब्यूरोक्रेट सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, पूरा प्रशासकीय ढांचा उसका तैयार करना पड़ेगा। तो उसके प्रशासकीय ढांचे में कौन कौन शामिल है, अब हम बात करने जा रहे हैं इसके प्रमुख अंग की। राष्ट्र या सरकार के प्रमुखों की बैठक। अब जो ये संगठन है, इसके काम करने के लिए, इसका जो कामकाज है, इसको चलाने के लिए जो इसके प्रमुख अंग हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब इसको जो राष्ट्र या सरकार की जो प्रमुख बैठकें हैं उनके बारे में, ये बैठकें आमतौर पर वार्षिक आधार पर शिखर सम्मेलन स्तर पर आयोजित की जाती हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ष में आयोजित की जाती हैं। विदेश सचिवों की स्थायी समिति है इसमें, और इसके अंगों में शामिल क्या है, विदेश सचिव, उनकी एक स्थायी समिति है प्रत्येक देश की, और समिति संपूर्ण निगरानी एवं समन्वय स्थापित करती है। यानी वह देखती है कि जो भी इसके सिद्धांत हैं, काम हैं, उद्देश्य हैं, वह भली भांति पूरे हो रहे हैं या नहीं। प्राथमिकताओं को निर्धारित करती है, संसाधनों को संगठित करती है। यानी जो इस संगठन की प्राथमिकताएं हैं कि क्या सबसे पहले ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है,
उसको निर्धारित करना और संसाधनों को संगठित करना और परियोजनाओं तथा वित्त पोषण को मंजूरी देती है। अब यह कोई भी संगठन हो बिना आर्थिक और वित्त पोषण को से नहीं चल सकता है, तो उसको सुनिश्चित करना और प्रत्येक देश में जो संसाधन हैं इस संगठन के लिए उनको इकट्ठा करना, इस विदेश सचिवों की समिति, स्थायी समिति जो है उसका काम है। सचिवालय, अब हम इसके सचिवालयों के बारे में पढ़ेंगे। सार्क सचिवालय की स्थापना 16 जनवरी 1987, हमने पढ़ा कि सार्क की स्थापना 1985, लेकिन इसकी जो सचिवालय है 2 साल बाद 16 जनवरी 1987 को काठमांडू में की गई थी। और इस सचिवालय की भूमिका संगठन की गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु समन्वय और निगरानी, एसोसिएशंस की बैठकों से संबंधित सेवाएं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं सार्क के मध्य संचार चैनल के रूप में कार्य करना है। अब इसका जो सचिवालय है वो काठमांडू नेपाल में स्थित है। और सचिवालय की भूमिका क्या है कि गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु समन्वय, यानी जो भी काम आगे होगा उसमें सभी देशों की राय और सभी देशों की सहमति आवश्यक है, तो उस सहमति को बनाना, किस तरह से बनाया जाए उसको, और निगरानी एसोसिएशंस की बैठकों से संबंधित सेवाएं, जो भी निगरानी एसोसिएशंस है, जो स्थायी समिति निगरानी करती है कि जो काम है वो संपूर्ण और सही ढंग से हो रहे हैं कि नहीं, उसकी बैठकें करवाना, और इन सभी का काम है। और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं सार्क के मध्य संचार चैनल के रूप में काम करना। और जो अब ऐसा नहीं है कि दुनिया में केवल सार्क ही एक संगठन है, दुनिया में भी अलग अलग क्षेत्रीय और अलग अलग देशीय, अलग अलग उद्देशीय संगठन हैं। तो उन सभी संगठनों से भी इस सार्क का एक मध्य संचार बिठा पाना, उनसे तालमेल कर पाना, उनसे कुछ सीखना या कुछ लाभ उठा पाना, उसको भी सुनिश्चित यह सचिवालय करता है। इसके सचिवालय में महासचिव और 7 निदेशक एवं सामान्य सेवा का कर्मचारी शामिल हैं। कौन कौन शामिल है इसके सचिवालय में? एक महानिदेशक है और एक 7 निदेशक हैं। और महासचिव की नियुक्ति रोटेशंस बेसिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा 3 साल के लिए की जाती है। रोटेशंस बेसिस यानी कि जो एक मंत्रिपरिषद निर्धारित किया गया है इस संगठन का, उसके द्वारा, यानी बारी बारी से प्रत्येक 3 साल में जो एक सदस्य देश है उन सभी की क्रमशः बारी आती जाएगी। सार्क के विशेष निकाय, अब इसके कुछ विशेष निकाय हैं, कुछ जिसे कहते हैं उप संगठन, संगठन के अंदर संगठन, या सार्क ने जो अपने अलग अलग कार्य, अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो अलग अलग उप संगठन या अलग अलग निकाय बनाए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सार्क विकास कोष, सार्क डेवलपमेंट फंड्स, इसका प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक क्षेत्र में सहयोग आधारित परियोजनाओं का वित्त पोषण करना है, जैसे गरीबी उन्मूलन, विकास आदि। और SDF का शासन सदस्य देश के वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों से गठित एक बोर्ड द्वारा किया जाता है। SDF की गवर्निंग काउंसिलिंग MSC के वित्त मंत्री बोर्ड के कार्यों की देखरेख करती है। अब जो सार्क डेवलपमेंट फंड है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि सामाजिक उद्देश्य आधारित जो परियोजनाएं हैं। अब हमने पढ़ा कि सार्क का काम सामाजिक क्षेत्र में विकास करना, ग्रामीण क्षेत्र में विकास करना, तो उसके लिए पैसा भी तो चाहिए, तो उस पैसे को इकट्ठा करना, उस पैसे को वित्त पोषण करना, उसका, ताकि गरीबी उन्मूलन किया जा सके और विकास किया जा सके, उसका इसका यह काम। अब इसका अगला जो संगठन है दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय।
हम देखते हैं कि जो ज़्यादातर साउथ ईस्ट के जो देश हैं, भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, इन सभी जो देशों के जो छात्र हैं वह पश्चिमी देशों के बड़े बड़े विश्वविद्यालय, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन ऑफ यूनिवर्सिटीज़, इन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने जाते हैं। तो इस संगठन ने एक दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय का निर्माण किया है। तो हमारे जो छात्र हैं, हमारे देश के संगठन देश के छात्र हैं, वो क्यों जाएं इतने दूर पढ़ने, क्यों दूसरे देशों में जाएं। हमने ही अपना खुद का एक विश्वविद्यालय बनाया है ताकि जो हमारे संगठित देश के जो छात्र हैं उन्हीं बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़कर और बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर सकें उनको। तो इस तरह से जो इसका शिक्षा के क्षेत्र में काम है वह भी पूरा होता है। इसी तरह के तो काम फिर जो हमने पढ़े हैं कि किस तरह के काम करता है, अब जो काम करता है उनको किस तरह से पूरा किया जाता है। अब हमें ये पढ़ रहे हैं कि अगर शिक्षा में सुधार लाना है तो किस तरह से कि बड़े बड़े जो दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय है, इस तरह का विश्वविद्यालय खोला गया है। तो भारत में अवस्थित दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। अब जो यह विश्वविद्यालय है या यूनिवर्सिटीज़ है, यह कहाँ भारत में ही अवस्थित है और दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्री एवं प्रमाण पत्र राष्ट्रीय विश्वविद्यालय या संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई संबंधित डिग्री एवं प्रमाण पत्र के समान होती है। अभी जो यूनिवर्सिटीज़ है ये जो डिग्रियां प्रमाण पत्र प्रदान करती है वह इन देशों में जो प्रदान की गई डिग्रियां हैं और दिए गए प्रमाण पत्र हैं उसी के समतुल्य या उसी के बराबर होगी। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन का जो सचिवालय है बांग्लादेश के ढाका में अवस्थित है और इसकी स्थापना मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में सार्क के सदस्य देशों के मध्य समन्वय एवं सहयोग बढ़ाने एवं प्राप्त करने के लिए की गई है। इसका लक्ष्य वैश्विक बाजार में पहुंच तथा अंतर क्षेत्रीय व्यापार में सुविधा प्रदान करने के लिए सामंजस्यपूर्ण मानकों का विकास करना है। अब जो इस तरह से हम आपसी विश्वास, आपसी सहयोग को और अंतरों को अपने मिटाना, विभेदों को मिटाना, इन सब का जो काम है ये करता है, जो कि इसका मुख्यालय ढाका में स्थित है बांग्लादेश के, और ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। सार्क मध्यस्थता परिषद, अब बहुत से ऐसे विवाद हैं जो आपसी संगठित राष्ट्रों या बहुत से मुद्दों को लेकर है इन सभी सदस्य देशों में। अब ऐसा नहीं कि ये संगठन के रूप में एक साथ आ गए तो अब बस सब कुछ ही समान है, कुछ अंतर नहीं है इनमें, कुछ विभेद नहीं है, कुछ किसी मुद्दे को लेकर बहस नहीं है, ऐसा भी नहीं है विभेद है। तो उसके लिए मध्यस्थता, उसको सुलझाने के लिए मध्यस्थ परिषद जिसे कह सकते हैं, मध्यस्थता परिषद भी है। तो यह पाकिस्तान में स्थापित है और एक अंतर सरकारी निकाय है। यह वाणिज्य और औद्योगिक, व्यापारिक, बैंकिंग, निवेश और ऐसे अन्य संबंधित विवादों के उचित और कुशल निपटान के लिए एक कानूनी मंच प्रदान करता है। अब जो सदस्य देश हैं उनमें व्यापार को लेकर, उद्योग को लेकर, व्यापारिक, बैंकिंग और निवेशों को लेकर जो संबंधित विवाद हो जाते हैं उसको निपटान करना और कानूनी मंच प्रदान करना, एक कानूनी तौर तरीक़ों से इन सभी का निपटारा और एक मापदंड तैयार करना, यह इसका काम है। सार्क और इसका महत्व, अब इसका क्या महत्व है, जो संगठन बनाया गया है कितना महत्व रखता है दुनिया में, है ना। तो सार्क सदस्य देशों का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 3% है। जो संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल है उसका केवल 3% है एवं विश्व की कुल आबादी के 21% लोग सार्क देशों में रहते हैं। अब जितनी भी आबादी दुनिया में है उसका 21% केवल इन्हीं 8 देशों में रहते हैं तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में सार्क देशों की हिस्सेदारी 3.8% है, अर्थात 2.8
9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। तालमेल बनाना दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र होने के साथ साथ महत्वपूर्ण उपजाऊ क्षेत्र में से एक है। अब दुनिया की जो सबसे घनी आबादी बसी है वह कहाँ है? साउथ एशिया में ही है। और दुनिया में सबसे अधिक नदियाँ निकलती हैं, उनमें से एक यह क्षेत्र है जहाँ बहुत सी नदियाँ हिमालयी क्षेत्र से निकलती हैं। तो इसलिए जो इनका क्षेत्र है उपजाऊ हो जाता है। तो यहाँ पर कृषि आय और कृषि क्षेत्र है उसमें बढ़ोतरी देखी जाती है। सार्क देशों में परंपरा, परिधान और भोजन और सांस्कृतिक एवं राजनीतिक पहलू लगभग समान है। अब कुछ न कुछ समानताएं इसमें ज़रूर है इन देशों में। जैसे कि भारत है, भारत से बौद्ध धर्म जन्मा है, तो भारत बौद्ध धर्म जन्मा है तो यह नेपाल में भी खूब प्रचलन में है। और नेपाल और भारत की जो संस्कृति है वो लगभग साझी संस्कृति है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश तो एक ना एक दिन भारत के ही अंग थे। तो भारत के अंग होने के नाते इनकी भाषा और इनके भोजन में कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय विभेदता है वो कम देखने को मिलती है, या भारत से मैच या मिलान ज़रूर हो जाता है इनका पहनावे का। अगर हम कहें कि पाकिस्तान का जो पहनावा है तो हम देखेंगे कि कश्मीर में जो लगा पाकिस्तान है वह भारतीय कश्मीर, और पाकिस्तान से लगा पाकिस्तान में जो कश्मीर है उन सभी में जो लोगों का रहन सहन है, खान पान है, पहनावा है, एक समान है। और पंजाब में जो पाकिस्तान में जो पंजाब है और भारत में जो पंजाब है उनमें भी इसी तरह की समानताएं हमें खान पान और बोली कल्चर में भी हमें समानताएं देखने को मिलती हैं। और इसी तरह से हम अगर पूर्व साइड देखें तो जो पश्चिमी बंगाल है और बांग्लादेश है जो एक भारत का हिस्सा था एक दिन उसमें भी जो बांग्ला बोली जाती है। हमारे देश में भी बांग्ला बोली जाती है और बांग्लादेश में भी बांग्ला बोली जाती है। तो किस तरह से जो भाषाई जो समानता है वह देखने को मिल जाती है। और इसी तरह से जो श्रीलंका है वह श्रीलंका में तमिल बोली जाती है। तो हमारे जो तमिलनाडु भारतीय क्षेत्र है उसमें भी तमिल बोली जाती है। और जो कल्चर है इसमें भी मैच करता है कहीं ना कहीं। रामायण की कथाएं जो हैं श्रीलंका में भी आयोजित की जाती हैं, रामलीलाएं आयोजित की जाती हैं। और इसी तरह से मालदीव भी कहीं ना कहीं एक समानता रखता है अपने भोजन, परिधान या सांस्कृतिक पहलुओं या राजनीतिक पहलुओं में। तो इन देशों में बहुत सी समानताएं भी हैं जो इनको एक साथ लाती हैं, जो उनके कार्यों में तालमेल या सहयोग स्थापित करने में लाभदायक है। और समाधान जो है इनका सार्क के सदस्य देशों में समान समस्याएं और मुद्दे विद्यमान हैं। अब इन सभी देशों में कुछ न कुछ मुद्दे जो हैं वो कुछ न कुछ समस्याएं हैं जो समान हैं। जैसे कि गरीबी, यह सभी देश बहुत अमीर नहीं हैं, इन सभी में गरीबी है, निरक्षरता है, यानी कि इनकी जो साक्षरता दर है वह अति उच्च नहीं है, मध्यम है या निम्न है। कुपोषण है, या इन देशों में बहुत से कुपोषण हैं। और जो कुपोषण का एक मापदंड है, एक पैमाना है, उनमें यह सभी देश कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाते हैं। और प्राकृतिक आपदाएं, इन सभी देशों में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उनमें भी समानताएं हैं। किस तरह? जैसे कि भारत है एक 3 तरफ से तटीय क्षेत्र है, तो श्रीलंका भी तटीय क्षेत्र है और मालदीव तटीय क्षेत्र है, बांग्लादेश एक तटीय से समुद्र से लगा क्षेत्र है, पाकिस्तान भी एक समुद्र से लगता क्षेत्र है। तो किस तरह से यहाँ पर अगर चक्रवात आते हैं, समुद्री तूफान आते हैं, तो उन सभी में जो इनकी समानताएं हैं, एक दूसरे से जो इससे बचने का उपाय है, जो टेक्नोलॉजी है, ये साझा किया जा सकता है। अगर भारत में हिमालयी क्षेत्र है तो पाकिस्तान में भी हिमालयी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र अफ़गानिस्तान में भी है, नेपाल में भी है। और
इसी तरह से जो हिमालय क्षेत्र की समस्याएं हैं या आपदाएं हैं, उनमें भी हम यह देश समानताएं रखते हैं। और आंतरिक संघर्ष, और इन देशों में बहुत से आंतरिक संघर्ष और औद्योगिक एवं तकनीकी पिछड़ापन है, तो इन सभी देशों में यह भी समानता है। तो जो पश्चिमी टेक्नोलॉजी है, हम अगर कोई एक देश में आती है, किसी भी एक देश में आती है, तो वह इस संगठन के नाते आपसी जो संगठित देश हैं उनमें इस टेक्नोलॉजी तकनीक को साझा कर सकता है। निम्न जीडीपी, इन सभी देशों में यह एक समानता भी है कि आर्थिक रूप से इनकी कम जीडीपी है। जो घरेलू सकल घरेलू उत्पाद है उसमें भी कमी है इन सभी देशों में। निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर, इन सभी देशों के जो आर्थिक स्तर हैं, लोगों का रहन सहन है, अति उच्च नहीं है। ज़्यादातर लोग सामान्य जीवन और साधारण जीवन, एक गरीबी भरा जीवन जीते हैं। अंतः विकास के सामान्य क्षेत्रों का निर्माण कर तथा विकास प्रक्रियाओं में आने वाली समस्याओं का समाधान करके वे अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। यह सभी जो मुद्दे हैं, यह जो सभी समस्याएं हैं, इन सभी संगठित देशों 8 देशों सार्क सदस्य देशों को एक साथ लाती है। सार्क की उपलब्धियां कौन कौन सी हैं? अब जो सार्क संगठन बना है, इसने आज तक उपलब्धियां कौन सी प्राप्त की हैं, या किस तरह से अपने नाम बनाया है विश्व में? जो मुफ्त व्यापार क्षेत्र है, वैश्विक क्षेत्र में सार्क तुलनात्मक रूप से एक नया संगठन है, और सार्क के सदस्य देशों ने एक मुक्त व्यापार क्षेत्र फ्री ट्रेड एरियाज FTA स्थापित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी आंतरिक व्यापार में वृद्धि होगी तथा कुछ देशों के व्यापार अंतराल में तुलनात्मक रूप से कमी आएगी। अब जो सार्क देश है, इस तरह का एक सिद्धांत लाने वाला है, पहले संगठनों में से एक है जिसने मुक्त व्यापार प्रणाली, यानी कि जो संगठित देश हैं आपस में कोई एक दूसरे पर व्यापार पर टैक्स नहीं लगाएंगे कुछ चीज़ों को छोड़कर। तो इससे क्या है, सभी देशों को मुक्त व्यापार एरियाज क्षेत्रों से लाभ होगा और कम कर चुकाना होगा। SAPTA साउथ एशिया फॉरेशियल ट्रेडिंग्स एग्रीमेंट्स, तो जो वर्ष 1995 में सार्क के सदस्य देशों के मध्य व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। अब इस संगठन की जो स्थापना है, इस संगठन की जो एक उप समिति कह लें, उसकी स्थापना 1995 में की गई थी, SAPTA की। मुक्त व्यापार समझौता सूचना प्रौद्योगिकी जैसे सभी सेवाओं को छोड़कर केवल वस्तुओं तक सीमित है। वर्ष 2016 तक सभी व्यापारिक वस्तुओं के सीमा शुल्क को कम करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अब जो मुक्त व्यापार समझौता है, इसमें शर्तें क्या हैं इसकी? सूचना प्रौद्योगिकी जैसे सभी सेवाओं को छोड़कर। अब मुक्त व्यापार है तो इसका मुक्त मतलब इसका जो आशय है यह नहीं कि हर चीज़ मुफ्त है एक देश से दूसरे देश में आने जाने के लिए, ऐसा नहीं है। केवल जो वस्तु हैं उसका व्यापार अगर एक देश से दूसरे देश में होता है तो उसके लिए जो है सीमा शुल्क या सीमा कर नहीं चुकाना होगा, बाकी अन्य चीज़ों के लिए चुकाना होगा। सार्क एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड्स इन सर्विस, यह एक तरह का एग्रीमेंट्स है। इसमें सेवा उदारीकरण के क्षेत्र में व्यापार करने के लिए गेट्स प्लस के सकारात्मक सूची दृष्टिकोण का अनुकरण कर रहा है। सार्क विश्वविद्यालय, भारत में एक सार्क विश्वविद्यालय तथा पाकिस्तान में फूड बैंक एवं एक ऊर्जा भंडार की स्थापना की गई है।
वहीं हम देखते हैं कि भारत में एक विश्वविद्यालय है सार्क का, तो पाकिस्तान में फूड बैंक भी है, यानी कि फूड जो भंडार है अनाज का वो संग्रह किया गया है, ताकि भविष्य में अगर किसी भी देश में आपातकाल आता है, अकाल पड़ता है, तो उस समय जब अनाज की कमी हो जाती है तो सहायता के रूप में उस अनाज का उपयोग उस देश में किया जा सकता है। भारत के लिए महत्व, पहले पड़ोसी देश के समवर्ती पड़ोसियों को प्रमुखता, भू रणनीतिक महत्व, यह विकास प्रक्रिया एवं आर्थिक सहयोग में नेपाल, भूटान, मालदीव एवं श्रीलंका को आकर्षित करके चीन के वन बेल्ट एवं वन रोड कार्यक्रम का विरोध कर सकता है। जो भारत के लिए क्या महत्व है, अब हमने तो महत्व पढ़ा संपूर्ण सदस्य देश और या संपूर्ण दुनिया के लिए। अब हमने भारत में के लिए उसमें क्या बेनिफिट्स हैं इस संगठन में जुड़ने के लिए, इसका सदस्य बनने के लिए। तो भारत जो अपने पड़ोस में हो रही हलचल है, अपने सीमावर्ती क्षेत्र में हो रही हलचल है, उसको ऐतराज़ जता सकता है, संगठन के नाते संगठन में आपत्ति दर्ज करा सकता है। जिस तरह से जो यह विकास प्रक्रिया एवं आर्थिक सहयोग में नेपाल, भूटान, मालदीव एवं श्रीलंका को आकर्षित करके चीन के वन बेल्ट एवं वन रोड कार्यक्रम का विरोध कर सकता है। अब जो इसके सदस्य देश हैं उसको अपने साथ लाएगा और जो चीन पाकिस्तान में वन बेल्ट वन रोड कार्यक्रम चला रहा है उसका विरोध कर सकता है। तो संगठन के नाते सभी देशों को भी भारत के साथ आना पड़ेगा, जिससे कि चीन को विरोध का सामना भी करवाया जा सकता है या चीन विरोध सामना कर सकता है। अब हम देखते हैं कि आए दिन जो चीन है भारतीय सीमा में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न करता रहता है। तो अब हम सभी पड़ोसी देश हैं जो इस संगठन सार्क संगठन में सदस्य देश हैं, आपस में पड़ोसी सदस्य हैं। अगर हम एक मिलकर नहीं रहेंगे, साथ मिलजुल कर नहीं रहेंगे, तो कभी कोई हमारी सीमा में घुस आया, कभी कोई किसी की सीमा में घुस गया, तो इससे क्या है, एक तरह का तनाव पैदा होता है, एक तरह की अस्थिरता पैदा होती है, जिसमें अतिरिक्त धन, अतिरिक्त समय और बेफजूल का तनाव पैदा होता है। उस तनाव से, उस अस्थिरता से बचने के लिए इस तरह का एक संगठन जो है और उसमें शामिल होना बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरह से चाइना है वह कभी अरुणाचल प्रदेश में कहीं सीमाओं पर कब्जा कर रहा है, तो कहीं लद्दाख में, तो कहीं नेपाल की तरफ से हमें उकसा रहा है, तो कहीं भूटान की तरफ से उकसाने का प्रयास कर रहा है। तो अगर हम पड़ोसी देश आपस में लड़ते रहेंगे एक तरह की अस्थिरता पैदा होती है। उस अस्थिरता को कम करने के लिए भी यह संगठन अच्छा है। अब हमारा अगला जो है वह है वैश्विक नेतृत्व की भूमिका। यह भारत को अतिरिक्त जिम्मेदारियां देकर क्षेत्र में अपने नेतृत्व को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। भारत की एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए एक गेम चेंजर दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्था को दक्षिण पूर्व एशिया के साथ लिंक करके मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र में भारत के लिए आर्थिक एकीकरण एवं समृद्धि को आगे लाया जा सकता है। भारत की एक पॉलिसी है ईस्ट पॉलिसी को हम गेम चेंजर यानी कि दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को दक्षिण पूर्व एशिया के साथ लिंक करके मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र में भारत के लिए आर्थिक एकीकरण, जो हमारा दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र है उसके साथ हम इसको लिंक कर और अपने जो आर्थिक लाभ हैं और आर्थिक एकीकरण को और समृद्ध बना सकते हैं। लेकिन भारत के लिए कुछ चुनौतियां भी हैं, बैठकों की कमी और जैसे कि बैठकों की कमी, सार्क के सदस्य देशों के बीच अधिक अनुबंध किए जाने की आवश्यकता है और साथ ही सम्मेलन के अतिरिक्त इन सदस्य देशों के द्विपक्षीय सम्मेलन का आयोजन वार्षिक रूप से
कराने की आवश्यकता है। जो सार्क सम्मेलन है उसमें जो बैठकें हैं वो कहीं ना कहीं कम होती हैं, जिससे कि हमें अपनी बात रखने या अधिक फैसले लेने का जो अवसर है वो कम मिलता है। समन्वय क्षेत्र व्यापक होने के कारण यह ऊर्जा एवं संसाधनों में परिवर्तन का नेतृत्व भी करता है। और जो SAFTA है की सीमाएं साफ्टा का क्रियान्वयन संतोषजनक नहीं रहा और यह मुफ्त व्यापार समझौता सूचना प्रौद्योगिकी जैसे सेवाओं को छोड़कर केवल वस्तुओं तक सीमित रहा है। जो मुक्त व्यापार क्षेत्र है वह कहीं न कहीं उस क्षेत्र में आने वाली मुक्त व्यापार की वस्तुएं हैं उनको और अधिक बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि केवल वस्तुओं का मुक्त व्यापार करना थोड़ा कम लाभदायक है और बाकी चीज़ें जो सूचना प्रौद्योगिकी है, अन्य जो और भी वस्तुएं होती हैं उन पर तो टैक्स लगता ही है। भारत पाक संबंध, अब भारत और पाकिस्तान दोनों ही इसके सदस्य हैं और दोनों की ही बिल्कुल नहीं बनती है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य बढ़ते तनाव एवं संघर्ष ने सार्क की क्षमताओं को कम किया है। अब दुनिया तो यही कहेगी ना कि दो देश ऐसे भी हैं इस संगठन के जो आपस में ही लड़ते हैं, आपस में ही इनकी नहीं बनती है, तो ये दुनिया का नेतृत्व क्या करेंगे? ये संगठन दुनिया को क्या नेतृत्व प्रदान करेगा, क्या प्रेरणा देगा? तो हम जब जो संगठन के दो सदस्य आपस में ही मतभेद रखें, आपस में ही लड़ पड़ें, तो उस संगठन की जो थोड़ी सी चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं। आगे की राह क्या होगी, यानी कि आगे हमें किस तरह से चेंजेस लाने चाहिए या बदलाव आएंगे एक ऐसे क्षेत्र में जहां चीनी निवेश एक ऋण तेजी से बढ़ रहा है। सार्क विकास हेतु और अधिक स्थायी विकल्प प्रस्तुत करने के साथ ही व्यापार शुल्कों का विरोध कर सकता है। अब जो चाइना है, अलग अलग जो हम इस देश संगठन के देश हैं उनको बहुत ज़्यादा कर्ज देता है और उनको कर्ज तले दबा रहा है। तो इससे जो कहीं ना कहीं इस सार्क संगठन के जो देश हैं उनको चाइना इस संगठन का सदस्य ना होते हुए भी प्रभावित कर रहा है, उनके निर्णयों को बदल रहा है, उनके विचार को बदल रहा है, क्योंकि यह जो सभी देश हैं विकासशील देश, गरीब देश, तो इनको पैसे की आवश्यकता है, तो इसके लिए चाइना इन्हें ऋण देता है और ऋण तले इनसे मन मुताबिक जो फैसले हैं करवाने पर के लिए दबाव डालता है। इसके अलावा यह दुनिया भर में दक्षिण एशियाई क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बेहतर शर्तों की मांग करने हेतु एक आम मंच की भूमिका निभा सकता है। और हालांकि जो यह क्षेत्र दक्षिण एशियाई क्षेत्र है, दुनिया में सबसे अधिक जो श्रमिक है और सबसे सस्ता श्रमिक है यहीं से दुनिया में जाता है। सार्क एक ऐसा संगठन है जो ऐतिहासिक और समकालीन रूप से दक्षिण एशियाई देशों की पहचान को दर्शाता है और यह प्राकृतिक रूप से बनी एक भौगोलिक पहचान है और यहाँ की सांस्कृतिक, भाषा और धार्मिक संबंध समान रूप से दक्षिण एशिया को परिभाषित करते हैं। जो सार्क की एक खूबी है या आगे की जो राह होगी कि जो सार्क से ही दक्षिण एशियाई देशों की पहचान होगी और पहचाने भी जाते हैं कि जो दक्षिण एशिया की पहचान है वह एक सार्क संगठन के रूप में जानी और पहचानी जाती है। सार्क एक ऐसा संगठन है जो ऐतिहासिक और समकालीन रूप से सभी सदस्य देशों द्वारा क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए संगठन की क्षमता का अन्वेषण किया जाना चाहिए। अब हमारी क्षमता कितनी है, ये जो संगठन है इसकी पावर कितनी है, तो उसके हम समय समय पर उसका जो अवलोकन है, उसका परीक्षण है और उस पर रिसर्च की जानी चाहिए और उसको बढ़ाया जाना चाहिए अगर हमें कमी लगती है तो। सार्क को स्वाभाविक रूप से प्रगति करने की अनुमति दी जानी चाहिए एवं दक्षिण एशिया के लोगों जो कि विश्व की जनसंख्या का 1/4 हिस्सा है को अधिक लोगों से संपर्क स्थापित करने की पेशकश की जानी चाहिए। जो सार्क है उसको और अधिक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है बखूबी निखर कर लाना होगा और जो यहाँ के लोगों को एक पहचान दिलानी होगी और जो दुनिया का पूरा 1/4 हिस्सा 20% हिस्सा है उसको
दुनिया में क्या है, दुनिया के अन्य लोगों, अन्य देशों से संपर्क स्थापित करना चाहिए और करना पड़ेगा। यह सार्क के लिए आगे की नीतियाँ होंगी, आगे की राह होंगी। तो हमने जाना सार्क के उद्देश्य, सार्क की कार्य, सार्क के सिद्धांत और सार्क के संगठन देश, और सार्क के में चुनौतियां कौन सी हैं, और सार्क में आगे की राह क्या होगी। तो आज हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।